नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति के निर्धारण में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रधानमंत्री आज सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। भारत ने 50 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई। कपड़ा मंत्रालय आज 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। लद्दाख प्रशासन ने संरक्षित क्षेत्रों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कर्नाटक के भटकल में इस्लामिक स्टेट भर्ती मामले में प्रमुख आरोपी जुफ्री जौहर दामोदी को गिरफ्तार किया। और टोक्यो ओलंपिक में गोल्फ में अदिति अशोक, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और कुश्ती में बजरंग पूनिया आज अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं मुकेश कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति के निर्धारण में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्यात के क्षेत्र में नए अवसर उत्पन्न करने के साथ ही नए लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विदेश में स्थित भारतीय दूतावासों के प्रमुखों और वाणिज्य और व्यापार क्षेत्र के हितधारकों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 75वें समारोह के आयोजन के साथ ही ये एक अवसर है कि हम भविष्य के भारत के लिए एक स्पष्ट और दूरदर्शी कार्ययोजना तैयार कर सकें। श्री मोदी ने कहा कि इस समय देश का निर्यात सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान और 3 लाख करोड़ रुपए की आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के प्रावधानों के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की पहल का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से हमारा औद्योगिक उत्पादन बड़े स्तर पर बढ़ेगा। इससे वैश्विक गुणवत्ता स्तर और दक्षता में भी वृद्धि होगी। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत के मिशन पर चल रहा है तो उसका एक लक्ष्य एक्सपोर्ट्स में ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को कई गुना बढ़ाने का भी है। और इसलिए आज हमें ये सुनिश्चित करना है कि इंटरनेशनल डिमांड के अनुसार हमें एक्सेस मिले, ताकि हमारे बिजनेस खुद को स्केल अप कर सके, ग्रो कर सके। हमारी इंडस्ट्रीज को भी बेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा, इनोवेशन पर फोकस करना होगा और R&D में हिस्सेदारी बढ़ानी ही पड़ेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि आयोजन का विषय स्थानीय उत्पादन को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना है। इसके लिए भारतीय मिशनों को भी अलग अलग देशों में मांग बढ़ाने के लिए उत्पादकों को बाजारों से जोड़ने में मदद करनी होगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक वातावरण हमारे अनुकूल है और हमें अपने निर्यात बढ़ाने के लिए इसका लाभ उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, हरियाणा और गोवा के खाद्य क्षेत्र से जुड़े मंत्री और अधिकारी भी भाग लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने का बड़ा अभियान चला रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस मनाया जाएगा।
प्रदेश में सभी 25,435 उचित मूल्य की दुकानों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक दुकान पर पहले दिन कोविड प्रोटोकॉल के साथ 100 लाभार्थियों को राशन सामग्री वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ प्रभावित 7 जिलों ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया और गुना को छोड़कर शेष प्रदेश में यह कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित होगा। कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री, सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारत ने 50 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में अब तक 50 करोड़ 3 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। सभी के लिए टीकाकरण का नया चरण 21 जून से आरंभ हुआ था और इसके तहत कल 43,29,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.36% हो गई है। कल 41,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 10 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 44,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई। इस समय 4,14,159 रोगियों का उपचार चल रहा है। सरकार ने कहा है कि अब तक 51 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 2 करोड़ 30 लाख टीके अब भी उनके पास मौजूद हैं और 20,49,000 टीके भेजे जाने की प्रक्रिया में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में आशा व्यक्त की कि सबको मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत नागरिकों को टीका लगाने में तेजी लाने से इसमें और वृद्धि होगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों और निजी रेडियो स्टेशनों के जनप्रतिनिधियों के बीच परस्पर संवाद सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में कोविड रोकथाम से संबंधित उचित व्यवहार, टीके के लाभ और गलत धारणाओं को दूर करने पर चर्चा की गई। इस दौरान केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सामुदायिक रेडियो केंद्रों और निजी रेडियो स्टेशनों के 70 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सत्र को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के समर्थन में श्रोताओं को जागरूक बनाने और कोविड उचित व्यवहार का संदेश प्रसारित करने पर बल दिया। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की प्रेरणादायक कहानियों को समाज तक पहुंचाने में रेडियो केंद्रों के योगदान की सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड से जुड़े संदेश पहुंचाने के लिए रेडियो स्टेशन एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के हृदय रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा ने कोविड टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी। ज्यादा से ज्यादा लोग समझ गए हैं कि फायदा है टीका लगाने का। फायदा ये नहीं है सिर्फ कि हमारे को ये इन्फेक्शन से बचाता है, बल्कि दूसरी बहुत बड़ी बात जो अब सामने आ रही है और काफी कम लोगों में ही जिनने वैक्सीन लगाई उनको नॉट ओनली इन्फेक्शन से बचाव हुआ बल्कि उनको सीरियस बीमारी से जो बचाव हुआ है वो एक बहुत बड़ी बात है। और तीसरी चीज है कि हर्ड इम्यूनिटी में भी मदद मिली है। तो वैक्सीन का सिर्फ एक यही फायदा नहीं है कि वो इन्फेक्शन बचाता है, पर उससे भी ज्यादा बड़ा फायदा ये है कि अगर हो भी जाता है इन्फेक्शन तो बहुत सीरियस बीमारी और डेथ वगैरह से तो बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है इस वैक्सीन की वजह से। डॉक्टर मिश्रा ने कोविड महामारी के दौरान हृदय रोगियों के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने के बारे में सलाह दी। कई बार हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, स्पेशली अगर हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं या इवन हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं या डायबिटीज के पेशेंट हैं, क्योंकि उनमें भी हार्ट डिजीज कॉमन है, इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है तो उसमें इन्फेक्शन का एक ज्यादा होता है। नंबर 2, अगर उनको बीमारी होती है तो थोड़ी ज्यादा सीरियस टाइप की बीमारी हो सकती है। तो ऐसे में इस तरह के जो रोगी हैं उनको अपनी दवाइयां बहुत रेगुलरली लेते रहना है। बिहार सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में और ढील देते हुए आज से स्कूल, दुकान, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल्स को दोबारा खोलने का फैसला किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में आज से सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल जाएंगे। शॉपिंग मॉल को एक दिन के अंतराल पर खोलने की अनुमति दी गई है। सिनेमा हॉल भी 50% दर्शक के साथ खुल जाएंगे। व्यापारिक गतिविधियां शाम 7 बजे तक ही निपटाए जा सकेंगे। सार्वजनिक वाहनों पर अब किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा और 100% क्षमता के साथ अब वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रमों के आयोजन
आयोजन पर प्रतिबंध जारी रहेगा और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं कृष्ण कुमार लाल। गुजरात में अब तक 3 करोड़ 55 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 5,93,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। गुजरात में कल लगातार दूसरे दिन 5 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। दूसरी तरफ राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति लगातार नियंत्रण में बनी हुई है। राज्य में कल संक्रमण के नए 23 मामले सामने आए। दूसरी ओर मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 98.75% तक पहुंच गई है। इस बीच गुजरात उच्च न्यायालय ने अगर स्थिति नियंत्रण में रही तो 17 अगस्त से प्रत्यक्ष रूप से कामकाज फिर से शुरू करने का फैसला किया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के नासिक जिले में 30 लोगों में डेल्टा वेरिएंट संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये संक्रमण डेल्टा प्लस से हल्का है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में इस संक्रमण से ग्रसित लोगों की संख्या 56 हो गई है। महाराष्ट्र के नासिक से कुल 155 नमूने परीक्षण के लिए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए थे और उनमें से 26 मरीज डेल्टा पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 2 मरीज नासिक शहर से है तथा अन्य मरीज ग्रामीण इलाकों से है। रिपोर्ट के अनुसार सिन्नर, निफाड़, नांदगांव और चांदवड़ तालुकों में डेल्टा के मरीज पाए गए हैं। इसलिए नासिक के जिलाधिकारी सूरज मांढरे ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इसी बीच कोरोना पर राज्य स्तरीय एक्शन फोर्स ने कहा है कि राज्य के अन्य जिलों की तुलना में उन सभी 11 जिलों में टीकाकरण की दर बहुत कम है जहां तीसरे स्तर के कोविड प्रतिबंध लागू है। इसलिए फोर्स ने सिफारिश की है कि इन सभी 11 जिलों में 70% टीकाकरण पूरा होने तक प्रतिबंध बनाए रखे जाए। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने भटकल में तलाशी अभियान चलाकर इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन के एक सक्रिय सदस्य जुफ्री जौहर दामोदी को गिरफ्तार किया है। भारत में मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें अपने संगठन में शामिल कर भारत के खिलाफ हिंसक जिहाद की साजिश रचने का वो प्रमुख आरोपी है। एनआईए की मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के भारत में सक्रिय एजेंटों ने फर्जी ऑनलाइन पहचान से एक नेटवर्क बनाया है जिसके जरिए वे देश के खिलाफ जिहाद में शामिल होने के लिए सदस्यों की भर्ती करने और संगठन के ऑनलाइन प्रचार में शामिल हैं। एनआईए की जांच से पता चला है कि इस्लामिक स्टेट की साइबर संस्था अबू हाजिर अल बद्री वॉइस ऑफ हिंद संदेश का दक्षिण भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने में शामिल है। जम्मू कश्मीर में बडगाम जिले के मोचवा इलाके में आज सवेरे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। मोचवा इलाके में सुरक्षा बलों के संयुक्त दल के तलाशी अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई। मृतक आतंकवादी की पहचान की जा रही है। मुठभेड़ स्थल से AK-47 राइफल और एक पिस्टल भी बरामद की गई है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई। इनमें से 50 लाख घरों में लाभार्थी पहले से रह रहे हैं। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 6 वर्षों में शहरी आवास क्षेत्र में 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। श्री पुरी ने कहा कि रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण इस क्षेत्र में बदलाव लाने में निर्णायक साबित हुआ है। Pradhan Awas Yojana, the urban spread. The target demand assessment was initially 1 crore. We revised the demand assessment. Today it has been placed at 1 crore 11 lakh. Let me tell you, we've already saturated the demand. Today we have sanctioned more than 1 crore 12 lakh units. 50 lakh beneficiaries have already moved into their Pradhan Awas Yojana. RERA has been implemented. How does it benefit the home worker? It's a game changer. आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति के निर्धारण में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। भारत ने 50 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई। कपड़ा मंत्रालय आज 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। लद्दाख प्रशासन ने संरक्षित क्षेत्रों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त किया।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कर्नाटक के भटकल में इस्लामिक स्टेट भर्ती मामले में प्रमुख आरोपी जुफ्री जौहर दामूदी को गिरफ्तार किया और टोक्यो ओलंपिक में गोल्फ में अदिति अशोक, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और कुश्ती में बजरंग पुनिया आज अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। लद्दाख प्रशासन ने संरक्षित क्षेत्रों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इस संबंध में कल प्रशासन की गृह विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार घरेलू पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों सहित सभी भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट। एक अधिसूचना में लद्दाख प्रशासन ने पूर्व जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा राज्य की रक्षा और सुरक्षा के हित में कुछ क्षेत्रों में व्यक्तियों को प्रवेश को विनियमित करने के लिए अलग अलग समय और अवसरों पर जारी किए गए विभिन्न वैधानिक नियामक आदेशों में संशोधन, निरसन और प्रतिस्थापन किया है। इसी तरह न्यूमा, नुब्रा और लेह और कारगिल जिलों में अन्य स्थानों को सीमावर्ती क्षेत्रों में टूर सर्किट में विदेशी पर्यटकों को ठहरने पर प्रतिबंध को 7 दिनों से बढ़ाकर 15 दिन कर दिया गया है। इस कदम से भारतीय नागरिकों को लद्दाख में कहीं भी जाने की मदद मिलेगी और विदेशियों को अधिक समय रुकने से लद्दाख में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर के बाहरी इलाके में पंथा चौक पर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के कार्यालय सहयात्री निवास की आधारशिला रखी। केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन द्वारा श्री अमरनाथ की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं देने के लिए प्रशासन ने कदम उठाया है। नया भवन श्रीनगर के पंथा चौक पर 18 महीनों में बनाया जाएगा। इस यात्री निवास में 3000 से अधिक तीर्थयात्री ठहर सकेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि यात्री निवास का निर्माण तीर्थयात्रियों के मार्गदर्शन के लिए सूचना केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा और यात्रा के सुचारू संचालन के लिए इसी तरह के कई कार्य पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार श्री अमरनाथ जी के लाखों भक्तों को एक यादगार अनुभव प्रदान करने के लिए ढांचागत विकास के साथ साथ विभिन्न सेवाओं की शुरुआत भी कर रही है। उपराज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार एक स्थायी कार्यालय के अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यात्री निवासों के निर्माण की योजना भी बना रही है। मनोज सिन्हा ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं और अनुकूल वातावरण के निर्माण के साथ साथ वो दिन दूर नहीं जब श्री अमरनाथ जी के दर्शन करने वाले यात्री 10 लाख के आंकड़े को पार कर लेंगे, जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए काफी अनुकूल साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमरनाथ जी तीर्थ पर रोपवे की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए भी एक अध्ययन किया जा रहा है। इससे पहले उपराज्यपाल ने श्री अमरनाथ जी पर एक प्रतिष्ठित और हस्ताक्षर वीडियो गीत श्री अमरनाथ ईश्वरम नाच किया और श्रावण शिवरात्रि के शुभ अवसर पर इसे श्री अमरनाथ जी के भक्तों को समर्पित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। कपड़ा मंत्रालय आज 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। इस अवसर पर देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान के लिए बुनकर समुदाय को सम्मानित किया जाएगा। हथकरघा क्षेत्र सीधे तौर पर महिलाओं का सशक्तिकरण करता है। 70% से अधिक महिलाएं हथकरघा और इससे जुड़े कार्यों में लगी हुई हैं। कपड़ा मंत्रालय 3 राज्य सरकारों के साथ मिलकर हथकरघा शिल्प ग्राम स्थापित कर रहा है। ये शिल्प ग्राम केरल में तिरुवनंतपुरम के कोवलम, असम में गोलाघाट के मोहपाड़ा और श्रीनगर में बडगाम के कनिहामा में स्थापित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना और क्षेत्र के प्रसिद्ध हथकरघा तथा हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देना है। स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया था कि वे भारतीय हथकरघा उत्पादों को खरीदें। हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हैंडलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों महिलाएं, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे। आप स्वयं कुछ न कुछ खरीदें और अपनी बात दूसरों को भी बताएं। और जब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, तब तो इतना करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जारी श्रृंखला के अंतर्गत हम उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनका देश के नागरिकों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस श्रृंखला में आज हम महिला
कल्याण पर सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे। महिला कल्याण और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए देश ने पिछले 7 वर्षों में कई अनूठी पहल की हैं। महिलाओं की सुरक्षा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की नीति निर्धारण, सुशासन और कार्य योजना का एक अभिन्न अंग है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ विकास और सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दिशा में मोदी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। भारत सरकार ने शिशु लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को हल करने के लिए 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की है। इस योजना से शिशु लिंग अनुपात में सुधार हुआ है, बेटियों के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है और लोगों की जागरूकता और संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है। हिंसा प्रभावित महिलाओं के मदद के लिए सरकार ने अप्रैल 2015 से वन स्टॉप सेंटर्स शुरू की है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां हिंसा पीड़ित कोई भी महिला एक ही छत के नीचे हर तरह की मदद जैसे चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श पा सकती है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में गर्भवती महिला और स्तनपान करा रही महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरी की जा रही है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नाम बदलने के लिए देश भर से नागरिकों के कई अनुरोध मिले थे, इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद देश के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने भारत का सम्मान और गौरव बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये उचित है कि देश का सर्वोच्च खेल सम्मान हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाए। और अब टोक्यो ओलंपिक खेलों की खबरों के साथ हैं हमारे संवाददाता नवीन सक्सेना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए चुनौती का अंतिम दिन है। कल ओलंपिक का समापन होना है और कुछ खेलों के फाइनल मुकाबले भी खेले जाएंगे, लेकिन भारत उन मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेगा। भारत के पास आज अपने पदकों की संख्या में 3 और पदक जोड़ने का सुनहरा मौका है। गोल्फ में अदिति अशोक और दीक्षा डागर महिलाओं के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। अदिति अपना दूसरा ओलंपिक खेल रही है और अब तक के प्रदर्शन के अनुसार पदक की दावेदार बनी हुई है। हालांकि दीक्षा डागर चौथे और अंतिम दौर में पिछड़ रही हैं। इस दौर के बाद इस स्पर्धा के पदक का फैसला होगा। आज ही भारतीय खिलाड़ी एथलेटिक्स और कुश्ती में भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अपनी स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला शाम 4:30 से खेला जाएगा। नीरज क्वालिफिकेशन राउंड में अपने पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर शीर्ष पर रहे थे। भारतीय खेल प्रेमियों की निगाहें आज शाम नीरज पर टिकी होंगी, जब वो भारत को स्वर्ण दिला सकते हैं। कुश्ती में 65 किलोग्राम वर्ग में बजरंग पुनिया आज कांस्य पदक के लिए खेलेंगे। ये मुकाबला दिन में 3:15 पर होगा। कल खेले गए सेमीफाइनल में बजरंग पुनिया को अजरबैजान के हाजी अलीयेव से हार का सामना करना पड़ा था। कल ओलंपिक खेलों का समापन होगा। अगला ओलंपिक 2024 में पेरिस में खेला जाएगा। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। पदक तालिका में भारत 2 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 66वें स्थान पर है। चीन 36 स्वर्ण के साथ पहले, अमेरिका 31 स्वर्ण के साथ दूसरे और जापान 24 स्वर्ण पदक लेकर तीसरे स्थान पर है। नॉटिंघम में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में चौथे दिन आज इंग्लैंड दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 25 रन से आगे खेलेगा। वर्षा के कारण कल मैच को समय से पहले ही रोक दिया गया था। इससे पहले भारत की पहली पारी 278 रन पर सिमट गई। पहली पारी के आधार पर भारत को 95 रन की बढ़त मिली। केएल राहुल ने सर्वाधिक 84 रन बनाए। इंग्लैंड की पहली पारी 183 रन पर ही सिमट गई थी। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुंबई में हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे। तापमान 25 डिग्री और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।
कोलकाता में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रहेगा। जम्मू में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इम्फाल में हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल और ऐप से अनुसूचित जाति, जनजाति और सफाई कर्मचारियों को कौशल विकास योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और फरहत, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी मुकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उद्योग जगत और निर्यातकों के साथ बातचीत की खबर लगभग सभी अखबारों में प्रमुखता से है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा उद्यमी $400 अरब का निर्यात लक्ष्य हासिल करें। उन्होंने कोरोना उपरांत अवसरों का लाभ उठाने का भी आह्वान किया। हरिभूमि का शीर्षक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर। प्रधानमंत्री ने कहा खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। लोकसत्य ने वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ पार होने की खबर को प्रमुखता से दिया है। पत्र के अनुसार दिसंबर तक 136 करोड़ डोज और मिलने के आसार। टॉप 5 राज्यों में यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान शामिल। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार जॉनसन एंड जॉनसन ने सिंगल डोज वाली कोविड वैक्सीन के आपात उपयोग के लिए भारत में किया आवेदन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एलओसी से सटे राजौरी में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। पत्र के अनुसार ड्रोन से गिराए हथियार भी बरामद। हिन्दुस्तान ने भारत और चीन सेना के गोगरा से हटने की खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र के अनुसार मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल, अन्य टकराव वाले बिंदुओं पर जल्द हल निकालने का दावा। जनसत्ता का शीर्षक है, असम और मेघालय का साझा फैसला, विवादों के हल के लिए बनाएंगे समितियां। अमर उजाला के अनुसार हॉकी में बेजोड़ बेटियों के जज्बे ने जीता दिल, विरोधी टीम ने भी बजाई तालियां। ओलंपिक में ब्रिटेन से हारी, कुश्ती में बजरंग, गोल्फ में अदिति और भाला फेंक में नीरज से आस। पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, रोना नहीं, बढ़िया खेली, आपका पसीना करोड़ों की प्रेरणा। वीर अर्जुन के अनुसार दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन के त्रिलोकपुरी खंड का उद्घाटन। पत्र के अनुसार नेटवर्क का सबसे बड़ा गलियारा बना। जेईई मेन में 17 छात्रों को मिले 100% मिलने को दैनिक जागरण ने भी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, दिल्ली के रुचिर बंसल और प्रवर कटारिया को भी 100%। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, सिनेमा के पर्दे पर फिर बिखरेंगी कश्मीर की वादियां, नई करवट शीर्षक से पत्र लिखता है, जम्मू कश्मीर में पहली बार बनी फिल्म नीति, पनपेगा मनोरंजन उद्योग, 30 साल से बंद सिनेमाघर खुलेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति के निर्धारण में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। भारत ने 50 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई। कपड़ा मंत्रालय आज 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। लद्दाख प्रशासन ने संरक्षित क्षेत्रों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कर्नाटक के भटकल में इस्लामिक स्टेट भर्ती मामले में प्रमुख आरोपी जोफ्री जौहर दामोदी को गिरफ्तार किया। और टोक्यो ओलंपिक में गोल्फ में अदिति अशोक, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और कुश्ती में बजरंग पूनिया आज अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।